हेलो। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जेईई मेंस जो 26 को फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था, मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम, जो मेमोरी बेस्ड था उसका हमने डिस्कशन किया था। ये है उसका इवनिंग शिफ्ट। अभी पेपर तो रिलीज़ नहीं हुआ है, जो मेमोरी बेस्ड है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक का क्या कंसेप्ट है? सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा पर सिमिलर पैटर्न पे आएंगे, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं। जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक के लिए सबसे पहले वो कैसा होना चाहिए? साइकिल होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड, मतलब उसमें क्लोज रिंग होना चाहिए। क्लोज रिंग के बाद कंप्लीट कॉन्जुगेशन, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, सब मिलाकर क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो वो होना चाहिए 2, 6, 10, इस टाइप से, मतलब वो 4 के टेबल में नहीं आना चाहिए, तो वो होंगे एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन इसके लिए भी है, पर लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इस केस में होगा एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई, मतलब 4 हो सकता है, 4 की टेबल वाले। जो 4 की टेबल होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे एंटी एरोमेटिक। और बाकी सारी चीज़ें वो क्या हो जाएंगी? नॉट एरोमेटिक, वो हो जाएंगे हमारे नॉन एरोमेटिक। अब क्या बोला गया है यहाँ पे? बताना है हमें नॉट एरोमेटिक 3 टाइप का होता है। एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक और है नॉन एरोमेटिक। पर एग्ज़ाम में 2 साल पहले भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, वहाँ पे पूछा था नॉट एरोमेटिक, मतलब हमें एरोमेटिक ढूंढ लेंगे, जो एरोमेटिक नहीं है वो क्या हो जाएंगे? बाकी सारे नॉट एरोमेटिक के कंडीशन में। इसमें क्लोज रिंग है, काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन 2 to 4, और ये वाला एक नेगेटिव है, उसको काउंट करेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर 2 पाई, एक पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इसको काउंट करेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। काउंट करते हैं यहाँ पे 2 2 2, कितने हो गए ये? 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है हमारा एरोमेटिक। इसमें काउंट करते हैं पॉजिटिव का मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2, यहाँ पे 2, पूरा मिला के कितना आया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब 6 पाई मतलब एरोमेटिक। 4 की टेबल में होगा तो एंटी, अदरवाइज रिंग में है 2, 6, 10 मतलब एरोमेटिक होगा। इसमें काउंट करते हैं, ये आ रहा है 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, ये होगा हमारा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होना चाहिए बट लेकिन इसके अंदर ये होता है कि ये अपना प्लेन चेंज कर लेता है, इस वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? नॉन एरोमेटिक में। हमें इतना नहीं देखना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा देखते हैं, इस पे है लोन पेयर। लोन पेयर काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है? हमारा एरोमेटिक। अगर हमें डिटेल में नहीं भी पता था कि ये अपना शेप चेंज करके नॉन प्लेनर में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्चुअल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? टब शेप में। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम है कि हम लोग थोड़ा भी आइडिया लगाएंगे, पेशेंस लूज़ नहीं करेंगे तो हो जाएगा। एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, क्या बच गया हमारा? ऑप्शन सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे लिखा है, रीड भी कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है क्या फॉलो करेगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि वो क्या है? नॉन एरोमेटिक नेचर। क्यों होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, बट ये अपना शेप चेंज कर लेता है, टब शेप बना लेता है, और बाकी सब शेप चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक, बाद में नॉन एरोमेटिक, फिर लास्ट में एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल है, अगर उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो अपना शेप चेंज कर लेगा। कब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी? जब रिंग में कार्बन के नंबर 8 या 8 से ज़्यादा हों। तो इसमें देखो कार्बन के नंबर 8 हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है, अपने को चेंज कर लिया। लोन पेयर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब कि एसिटिक एसिड से बना होगा। एनहाइड्राइड का मतलब 2 एसिड मिलाकर उसमें से पानी रिमूव कर दिया। एसिटिक एसिड 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, रिमूव कर दिया पानी, ये बन गया एनहाइड्राइड। जैसे ही बना, देखो ध्यान से, कार्बन ऑक्सीजन पोलर पाई बॉन्ड। संसार के सारे पोलर पाई बॉन्ड कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। यहाँ पे कौन आ सकता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, ये अटैक किया, ये ऊपर, ये रिमूव। हमें चेक करना है इन दोनों में से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जो जाके अटैक करे। इस केस में जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस में आएगा कार्बन पे नेगेटिव,
इसमें रेजोनेंस होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव वो स्टेबल है तो ये हमेशा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये थोड़ा कम कंपैरिजन करेंगे तो कौन, ये डिलोकलाइज कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजोनेंस से कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है और इसके रेजोनेंस से ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, और हमें पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल है तो ये बुलाएगा आ जाओ चलो हम ये बॉन्ड बनाते हैं, रेजोनेंस करते हैं, क्योंकि हम स्टेबल बन रहे हैं। यहाँ पे ये स्टेबल नहीं बन रहा तो बहुत ही कम होगा। तो ये क्या होगा, इसमें ये वाला पार्ट अटैक किया, ये ऊपर गया, ये लीव, CH3CO वाला पार्ट जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से। यहाँ पे है, यहाँ पे तो एज इट इज़ था तो वो इतना नहीं गया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ए। देखो यहाँ पे भी दे रखा है नाइट्रोजन लोन पेयर है, इसने अटैक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेगेटिव सोल? कौन सा नेगेटिव सोल है वो चेक करना है। जैसे ये वाला पार्ट, ये भी NCERT का पार्ट है, हम ले रहे हैं AgI। AgI एक प्रेसिपिटेट है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा सोल बनेगा इसके ऊपर जो आयन आके चिपक जाएंगे। तो कौन आयन आके चिपकते हैं? जो कॉमन आयन होते हैं। अगर हमने डाला AgNO3 में तो AgNO3 में होगा Ag प्लस NO3 माइनस, इसमें Ag और Ag कॉमन है तो यहाँ पे आके चिपक जाएगा Ag प्लस, तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव सोल। इसको अगर हमने डाला Ki में तो क्या कॉमन है? Ii, इस पे जाके आयोडाइड आयन चिपक जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव सोल। तो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल कब बनेंगे, लिख दिया जाए। अगर इसको डाला AgNO3 में तो क्या होगा? इसके ऊपर AgI के ऊपर क्या आके चिपक जाएगा? Ag प्लस, कॉमन आयन जाके एड्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लस आया तो क्या बना? ये पॉजिटिव सोल। वैसे ही इसको डाल दिया हमने Ki में, तो Ki में डाला तो K तो कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है इसमें? आयोडीन, तो इसमें I माइनस आके एड्जॉर्ब हो गया, तो कैसा बन गया? ये हमारा बन गया नेगेटिव सोल। अब चेक करते हैं यहाँ पे AgNO3 इन Ki सॉल्यूशन। इसका मतलब जब भी हम किसी को सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो कौन ज़्यादा होगा? AgNO3 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब किसका क्वांटिटी ज़्यादा हुआ? इसमें Ki का क्वांटिटी ज़्यादा हुआ, तो Ki ज़्यादा है तो उसके अंदर कौन एड्जॉर्ब होगा? हमें Ki पे फोकस करना है। AgNO3 को ऐड किया है वो थोड़ा सा है, तो Ki का मतलब I माइनस आके एड्जॉर्ब होगा, नेगेटिव सोल। बी ऑप्शन, Ki इन AgNO3, Ki को डाला जा रहा है AgNO3 में, तो मतलब हमारा मेन क्या हुआ है? AgNO3। AgNO3 में Ki डाल रहे हैं तो Ki थोड़ा ही होगा, AgNO3 है एक्सेस, तो क्या डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पे? AgNO3, तो Ag प्लस आके एड्जॉर्ब होगा। इस केस में बनेगा पॉजिटिव सोल, इसमें बनेगा नेगेटिव सोल। Fe को डाल रहे हैं हम FeCl3 सॉल्यूशन। FeCl3 सॉल्यूशन में अगर हम डाल रहे हैं तो इसमें क्या हुआ है? Fe है और यहाँ पे Fe3 प्लस है, तो कॉमन आयन कौन आया? 3 प्लस, तो 3 प्लस आके चिपकेगा, तो कौन सा बनेगा? ये बनेगा हमारा पॉजिटिव सोल। AgI को कांटेक्ट में करें, सॉल्यूशन में नहीं डाल रहे हैं, इन दोनों को अगर डाला गया तब क्या होगा? तब इसमें AgI पे जाके जुड़ेगा Ag, तो क्या होगा? ये हमारा Ag पे जुड़ गया है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव सोल। इसको दोबारा देखते हैं, AgNO3 को डाल रहे हैं Ki सॉल्यूशन में, इसका मतलब कि Ki बहुत ज़्यादा है। AgNO3 प्लस Ki क्या बन गया? अब सबसे पहले बन गया हमारा AgI, और उसके अंदर Ki बहुत ही ज़्यादा था तो I माइनस आके एड्जॉर्ब हो गया, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव सोल। सेकंड केस में Ki डाल रहे हैं हम लोग AgNO3 में, इस केस में क्या होगा? पहले बन जाएगा, जब Ki और AgNO3 मिलेंगे तो दोनों का पहले बनेगा Ki प्रेसिपिटेट, फिर उसके बाद AgNO3 सॉल्यूशन है वो एक्सेस में है, एक्सेस में है तो वो वाला पार्ट आके एड्जॉर्ब होगा। देखिए दोबारा से, ये पूरा का पूरा AgNO3 है, इसमें डाल रहे हैं हम लोग
KI डाला जा रहा है वो थोड़ा सा डाला जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा AgI। सॉल्यूशन था उसमें AgNO3 और बचा हुआ है, तो ये जो प्रेसिपिटेट और जो बचा हुआ सॉल्यूशन इनके बीच में होगा एड्जॉर्प्शन। कॉमन क्या है, Ag, तो इसमें Ag जाके चिपकेगा तो होगा पॉजिटिव सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो PCl5 है उसको कर रहे हैं हाइड्रोलाइज। PCl5 को डाल रहे हैं पानी में, यानी पानी को डाल रहे हैं PCl5 में, तब उस केस में क्या होगा, जो H2O है वो ना ही इसको ऑक्सीडाइज करेगा ना ही रिड्यूस करेगा, बस उसके करस्पॉन्डिंग एसिड बना देगा। ऐसे देख लेते हैं, फास्फोरस और क्लोरीन में से क्लोरीन है -1, फास्फोरस है पॉजिटिव +5, तो पानी का H+ और OH-, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, क्लोरीन के पास H, तो क्या बनेगा हमारे पास HCl। फास्फोरस +5 पे OH, इसका मतलब हमें एसिड बनाना है। कौन सा एसिड बनेगा, H3PO4 बना। अब क्या पूछा है कि इनमें से नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं। नॉन आयोनाइजेबल का मतलब कितने हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं हो सकते, 3 हैं इनके पास, तो उसमें से कितने एसिडिक हैं। आयोनाइजेबल का मतलब एसिडिक जो रिप्लेस हो पाए, तो कौन सा आएगा इसके अंदर, इसमें आएगा 3। जो फॉस्फोरस वाले होते हैं हमारे सिलेबस में 3 एसिड है, H3PO4, H3PO3, H3PO2। कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं, जितने भी ऑक्सीजन है उससे एक कम। ये किसके लिए, फॉस्फोरिक वाले के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब में 3 है, तो कैसे याद रखें उसको, देख लेते हैं। 4 ऑक्सीजन है तो 4 से एक कम, यानी ये कितना देगा, 3H+। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है पर वो डिसाइडिंग नहीं है, याद रखने के लिए है ये। 3 ऑक्सीजन है तो उससे एक कम, कितना आएगा एसिडिक हाइड्रोजन, 2, इसके अंदर 1। हमारा बनने वाला कंपाउंड है H3PO4, इसके अंदर कितने H+ रिलीज हो सकते हैं, 3, तो सारे के सारे आयोनाइज होंगे। क्वेश्चन में पूछा है कितने नॉन, इसका आंसर हो जाएगा 0। अगर हमारा H3PO3 अगर होता, उसके अंदर आउट ऑफ 3 2 हाइड्रोजन आयोनाइज होंगे, 1 बच जाएगा। H3PO2 में 1 आयोनाइज होंगे, 2 हाइड्रोजन नॉन आयोनाइजेबल होंगे। द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉन एज कैल्कोजन, कौन कौन से कैल्कोजन है, यानी ये ऑक्सीजन फैमिली को बोला जाता है, तो ये हमारा O स्टाइल से टीपो, ऐसे याद रखते हैं, ये है कैल्कोजन। तो इसमें देखो कुछ हैलोजन है, कुछ कार्बन फैमिली है, कुछ ऐसा दे नहीं रखा, तो फैमिली की बात किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑक्सीजन फैमिली को कहते हैं। हैलोजन फैमिली मतलब फ्लोरीन क्लोरीन वो हैलोजन है, और नोबल गैस है उसको 0 ग्रुप बोल देते हैं, 18 ग्रुप या नोबल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाला है पानी के अंदर, फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सुनते ही दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, ΔTF = I KFM। KF की वैल्यू गिवन है I। जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है, तो उसका अगर नहीं दे रखा है ये आयोनाइज नहीं होगा इतना इजीली, इसका वेंटो फैक्टर लेंगे 1, तो ΔTF निकालते हैं 1, KF की वैल्यू 1.86, M मतलब होता है मोललिटी, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में निकालेंगे हम लोग। ये ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, चेंज। क्वेश्चन में चेंज नहीं पूछा है, क्या पूछा है, एग्जैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि पानी सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल ATM पे। जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट याद करो, नाम क्या था, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है तो डिप्रेस हो जाएगा, मतलब उससे कम, तो यानी जितना हमारा चेंज आएगा तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, पीछे। तो पानी का कितना होता है 0 डिग्री यानी 273। अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 273 से होगा कम, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, इन दोनों ऑप्शन में से एक होगा, तो पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा ही होता, बॉइलिंग पॉइंट बताना होता, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी फॉर्मूला क्या होता है, ΔTB = I KBM। ये सारी चीज़ें हमें दी हुई होगी, उनमें से एक पता करना होगा। ΔTB आया तो पानी का पता है 100, तो कहाँ पे लिखेंगे,
एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब हमें 100 से ज़्यादा बताना है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम और बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। देखो आंसर, जो डेल्टा टी एफ आया वो इतना आया, यानी इतना चेंज होगा, तो चेंज का मतलब हमें कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। जब जब स्टीरियो आए तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों मिलाकर। रिंग के अंदर जीआई कब देखते हैं, जब दोनों ग्रुप अलग हों। यहाँ पे है हाइड्रोजन मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर आप बैठ जाएं झूले के जैसे, ऊपर क्या दिखा, हाइड्रोजन, इधर ये अलग हैं, तो जीआई होगा। जैसे जीआई होगा तो हमें क्या दिमाग में आना चाहिए, सिस और ट्रांस। इस मिथाइल को बना देते हैं सेम डायरेक्शन में, सिस और दूसरा ट्रांस। ज्योमेट्रिकल पूछा जाएगा तो 2 होगा। अगर पूछा जा रहा है ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल के लिए हमें क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर यहाँ से कट करेंगे तो दोनों इक्वल इक्वल आ रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ से ये है हमारा डॉगी, उसका ये कान इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस केस में POS है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस केस में कट करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर गया, ये नीचे गया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑड नंबर वाले रिंग में नहीं होती है, तो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। जब जब ये एक्टिव होगा तो क्या लेंगे, ये कंपाउंड प्लस इट्स मिरर इमेज। मिरर इमेज कितना हुआ, इसका लिया सिस और ट्रांस। सिस का कुछ और नहीं बनेगा, ये अकेला है। ट्रांस है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मिरर इमेज भी बनाना है, तो ये होगा, इसका ट्विंस भी। तो कितने आंसर हो गए हमारे, इसका 1, इसका ये और इसका मिरर इमेज, तो क्या हो जाएगा आंसर 3। मिथाइल की जगह इथाइल होता तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, उस केस में बोल देते इसका भी 2 बनेगा, इसका भी 2, पर यहाँ पे क्या है, सिमेट्री है। ये वाला क्वेश्चन A+B गिव्स C+D, ये कौन सा पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम का, Kc भी दे रखा है। शुरू में सबका कंसंट्रेशन है 1:1, ठीक है। फिर पूछा गया है बाद में क्या फाइनल कंसंट्रेशन होगा, तो शुरू में है 1:1, इसका भी 1, हम लोग मानते हैं स्टार्टिंग में 1:1:0:0, बट जैसा क्वेश्चन में दिया गया है हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। जो रिएक्टेंट होगा मान लेते हैं कि वो कम हो रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, X बनेगा, 1 पहले से ही था, ये हमने माना है मोल, और वॉल्यूम भी मान लेते हैं 1, तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन। Kc का जो फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट, जो भी स्टेशियोमेट्रिक है वो ध्यान रखेंगे, स्टेशियोमेट्रिक पावर में चला जाएगा, पर लकीली यहाँ पे कोई भी स्टेशियोमेट्रिक नहीं है। ऊपर हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर, 1 - x का स्क्वायर, ये है 10 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 1 + x 1 - x, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू। गलती नहीं करेंगे, क्या पूछा है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ D निकालना है ना, तो 1 + x, यहाँ से x आया, उसको 1 से जोड़ के बताना है, ये गलती नहीं करनी है। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 20/11। याद रहेगा, अगर हमें A बताना था तो 1 - x करते। पैरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ये कौन से पार्ट से है, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ और उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगा, यानी ये इन्वर्सली है। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेजेबल क्वेश्चन पे आते हैं। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताना है, तो ये कैसा होगा, डाया का मतलब क्या लग रहा है, 2, यानी अगर पेयर्ड हैं, सब पेयर्ड हैं, ऑल पेयर्ड, तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड है, मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन है, उसे बोलेंगे हम लोग पैरा मैग्नेटिक। इसमें देखते हैं, इसमें काउंट करेंगे, O2 का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन को तो आप किसी भी हालत में पेयर नहीं कर सकते, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा अनपेयर्ड।
O2 माइनस, O2 माइनस का मतलब 18। तो ये पेयर्ड हो भी सकते हैं या अलग अलग भी अलग अलग बन जाए, पर लेकिन ऑड को तो कभी पेयर नहीं कर सकते। इवन को हम पेयर्ड में भी बना सकते हैं, अनपेयर्ड में भी। जो भी इवन आएगा उसमें सिर्फ हमारे पास दो ऐसे हैं कि इवन होते हुए भी वो पेयर्ड नहीं है। वो क्या होगा हमारा, B2 एंड O2। O2 अनपेयर्ड होता है, इसी की वजह से MOT पढ़ना पड़ा। तो डायरेक्टली भी अगर नॉलेज है तो कह देंगे कि ये वाला पार्ट O2 माइनस डायमैग्नेटिक है, ये वाला पैरा है। सॉरी, ये ऑप्शन नहीं, फर्स्ट डाई सेकंड पैरा। या अदरवाइज इसका MOT ड्रॉ करेंगे। कैसा होता है MOT, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 14 से ज़्यादा होगा तो हम इसमें ये वाला फॉलो करेंगे। पहले 2pz आएगा, मैंने माना है z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, फिर 2 पाई, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। ये कब है, जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ग्रेटर देन 14, ग्रेटर देन 14। फिल करेंगे, ध्यान रखेंगे फिल करने के लिए वही रूल है हमारे, अबाउ रूल, हंट्स रूल। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, पहले कम भरेंगे बाद में ऊपर जाएंगे। यहाँ तक हुआ, फिर इसमें भरेंगे, एक इधर आएगा, इन दोनों की एनर्जी बराबर है। हंट्स रूल बोलता है एक यहाँ आया तो दूसरा यहाँ आना चाहिए, इधर, फिर पेयरिंग, ऐसे ही ऊपर तक चलता रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यानी 14 के लिए भी यहाँ पे पाई हो जाएगा, फिर सिग्मा आएगा, यानी पाई वाले पहले आ गए, 2p पाई। ये z है तो x और y, ये ध्यान रखेंगे 14 से कम में ऐसा बनाना है, और 14 के लिए भी। ऐसा होता क्यों है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट बोल देंगे इसका रीज़न ये है, ड्यू टू s और p ऑर्बिटल मिक्सिंग। s को मिक्स होना चाहिए, p को मिलना होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, sp मिक्सिंग, कह सकते हैं इंटर ऑर्बिटल मिक्सिंग, डिफरेंट ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कीटोन है, कुछ डाला CN आ गया, तो डायरेक्टली दिमाग में क्या आ रहा है, KCN होगा या NaCN होगा। ऑप्शंस में रिजेक्ट, PCC तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। PCC में नाइट्रोजन तो होता ही नहीं है, मतलब नाइट्रोजन सिंगल कनेक्टेड नहीं होते हैं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, ये तो हटा दिया, 2 ऑप्शन तो गए। एग्ज़ाम में ऑप्शन को रिजेक्ट करके भी करना सीखना है। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट रिड्यूसिंग है, हाइड्राइड रिड्यूसिंग है, तो वापस से कैसे बना सकता है डबल बॉन्ड हो, तो ये वाला भी गलत। तो डायरेक्टली क्या हो गया, इसका आंसर ये। कंसेप्चुअल जाएँ तो KCN आएगा, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, चला गया CN। LiLH फॉर रिड्यूसिंग, C ट्रिपल बॉन्ड N को कन्वर्ट कर देगा CH2 NH2 में, तो ऑप्शन A। स्ट्रक्चर दे दिया है, फिर पूछा है कि बताओ ये क्या चीज़ है। ये वाला क्वेश्चन यूजुअली स्किप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। लक अच्छा है कि हमने यही स्ट्रक्चर याद किया, यही आ गया। ये कौन से का पार्ट है, ये है हमारा ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र कहाँ यूज़ करते हैं, जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रैंक्विलाइज़र। उसका ये वाला एग्जाम्पल तो इसमें आ गया है, तो ऑब्वियसली ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा। सिमिलरली 2 और ट्रैंक्विलाइज़र हैं, वो देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। डिप्रेशन होता तो ये खाते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट। ये एग्जाम्पल देख लो एक बार, थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि अगर ये आ गया तो एटलीस्ट हम कर पाएँ। मैप्रोबामेट, इसमें देखो यहाँ पे अमाइड है और यहाँ भी अमाइड है, जो भी ऐसा अमाइड दिख जाए और बीच में इस टाइप से, 1 मिनट, यहाँ भी है अमाइड, ये भी अमाइड, 2 अमाइड वाले पार्ट हैं, वो क्या हो जाएंगे, ट्रैंक्विलाइज़र। इसके अंदर CH3 है, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे CH3 दोनों सेम है, तो नाम ही है। ऊपर देखो इक्वल है तो इक्वेनिल, इक्वेनिल। यहाँ पे इक्वल नहीं है, दोनों पर सिमिलर हैं, तो ये वाला पार्ट क्या बन गया हमारा, ट्रैंक्विलाइज़र के। ये तीनों एग्जाम्पल ट्रैंक्विलाइज़र के हैं, ये वाला पूछ चुके हैं एग्जाम में, तो प्रोबेबिलिटी है किसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से बताना है CFSE क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो डी ब्लॉक में जो मेटल होते हैं, मेटल जब लिगेंड से बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बताया गया था इस थ्योरी में
कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज है, लिगेंड्स नेगेटिव चार्ज से आ रहा है, मेटल के पास में भी डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होगा रिपल्शन, जितना रिपल्शन होगा उतना दूर जाएंगे। मान लो आप यहाँ हैं, अगर कोई भी बहुत ज़ोर से आके धक्का मारे, यानी एक गाड़ी है वो इधर आई, बहुत ज़ोर से आई, यानी स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग हिट किया तो क्या हो जाएंगे, बहुत दूर दूर स्प्लिट हो जाएंगे। अगर स्लो हिट किया यानी वीक हिट किया तो जो डिफरेंस होगा वो कम होगा। तो ऑर्डर ऑफ CFSE वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी डी के ऑर्बिटल्स, वो कितना स्प्लिट हो रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स वो उतना ज़्यादा स्प्लिट होगा। इसे कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो कौन ज़्यादा स्प्लिट करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स उतना ज़्यादा। तो कैसे याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के होते हैं वीक, ये वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड आएंगे, धीरे धीरे कर धक्के इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, स्प्लिटिंग कम। नाइट्रोजन कार्बन स्ट्रॉन्ग, तो ये स्ट्रॉन्ग है तो अच्छे से स्प्लिट किया तो CFSE क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन जो दे रखा है वही। अगर CFSE कम पूछता तो जितना वीक है उतना CFSE कम, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उतना CFSE ज़्यादा। ये वाला देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक स्पेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज से पता चलता है। तो देख लेते हैं ऐसा, कार्बन नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग ले लेना है और हेलोजन वाले वीक, इतना आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, हैवी मेटल इज यूज्ड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन। ये वाला पार्ट, हैवी वाटर का मतलब होता है D2O। हैवी वाटर हैज़ मोर डेंसिटी देन, इसका नाम ही है हैवी तो इसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जहाँ पे भी H है तो बस ये वाला पार्ट याद ही रख सकते हैं कि जो हैवी वाटर है वो कहाँ यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, एक्सचेंज रिएक्शन मतलब स्टडी ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब इसका है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन जा रहा है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, तो वहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर डी को रिप्लेस करके H जाएगा तो H+ बन के जाएगा, वहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव बन रहा है नहीं बन रहा, तो उसके लिए स्टडी के लिए D2 यूज़ करते हैं। अब इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बस ये बोल देते हैं कि ये यूज़ होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं तो रिएक्शन को स्टडी करने में यूज़ होता है बहुत। और इसका ज़्यादा यूज़ कहाँ पे है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसी की वजह से इसका नाम क्या है, हैवी वाटर। तो डेंसिटी इसकी कितनी ज़्यादा है वो भी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट, जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ठीक है ये याद रखना है कि सुक्रोज इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो और कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर होंगे, रिड्यूसिंग का मतलब है कि कौन टॉलरेंट से रिएक्ट कर सकता है, तो ये होगा माल्टोज एंड लैक्टोज। माल्टोज और लैक्टोज वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ इसको देख लें। रिड्यूसिंग शुगर और कौन कौन से हो सकते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, या डायरेक्टली लिख देते हैं ऑल मोनोसेक्राइड्स। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। और डाई में यानी डाइसेक्राइड्स में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, हमें किस पे ध्यान रखना है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। जो सुक्रोज है वो रिड्यूस नहीं होता, तो यानी ये स्टेटमेंट है सही। माल्टोज रिड्यूस होता है, रिड्यूस होने का मतलब है कि वो रिड्यूसिंग शुगर है, और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है ये, रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद इन सुक्रोज, सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज लिख दिया है तो ये स्टेटमेंट गलत। तो पूरे पेपर में हमें छांटना पड़ेगा कि हम कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ग्लूकोज में ग्लाइकोसाइडिंग लिखे हमें नहीं पता है, इस चक्कर में क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बल पढ़ के देखा, ग्लूकोज और ग्लूकोज गलत। तो ग्लूकोज में क्या मिलके बना होता है, सॉरी सुक्रोज में क्या मिलके बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज लिख देती हूँ। और माल्टोज, माल्टोज को मैंने ऐसे याद किया है, माल्टोज से लग रहा है कि यहाँ पे माँ है, माँ हमेशा खाने के लिए ही बोलती है। खाने का मतलब खाने से क्या मिलेगी, एनर्जी, एनर्जी मतलब ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मतलब माल्टोज जब स्प्लिट करेंगे या माल्टोज बनेगा तो किससे बनेगा, ये बनेगा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। माल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज ग्लूकोज। और लैक्टोज, लैक्टोज बनेगा हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सॉरी मैं लिख देती हूँ।
माल्टोज किससे बना है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड अल्फ़ा डी ग्लूकोज, दोनों ही अल्फ़ा डी ग्लूकोज हैं। लैक्टोज के केस में बीटा। अल्फ़ा बीटा अगर याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन में देखेंगे क्या हम उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा भी आइडिया होने से हम पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और सुक्रोज में अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। रीड कर लेते हैं। सुक्रोज वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड्स है सुक्रोज। इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो इक्वल अमाउंट में मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज वाला पॉजिटिव है, फ्रक्टोज वाला नेगेटिव है। सुक्रोज को तोड़ा तो ये वही वाला पार्ट है, वहीं लिख दिया है। मोनोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं पर लेकिन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके, ये जो सुक्रोज है वो रिड्यूसिंग नहीं होता। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब जब दोनों जुड़ते हैं ना तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये रहा यहाँ पे डायग्राम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लाइकोसाइडिक। इसका OH, इसका OH, यानी ये OH आया, ये OH आया, ऐसे पानी बन के चला गया। क्या रह गया उनके बीच में? एक ऑक्सीजन, जो उसको बोला जाए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो हमारे ओर हैं, यानी इसमें हमें ओर का नाम याद होना चाहिए था। और क्या बनेगा? ये वाला है जिंक का, ये मुझे याद है इसलिए मैंने कर लिया, तो आप लोगों को भी याद रखना है। कॉपर ग्लैंस, ये तो कॉपर से नाम पे पता चलेगा कॉपर है, बट एक ऑप्शन ऐसा मिल गया कि जिसको हमें नहीं पता था। तो ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला है जिंक ब्लेंड का, यानी ZNS है। ये ZNS का निकनेम। ओके, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जब भी दो सल्फाइड ओर को मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं? ओर्स को इम्प्योरिटी से अलग करते हैं। तो वहाँ पे दो जब सल्फाइड ओर होंगे तो दोनों ही ऊपर आ जाएंगे फ्लोथ के साथ। तो फिर हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो बेटर होगा एक को डिप्रेस कर देंगे। डिप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं डिप्रेसेंट। तो ये लिख रखा है, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स बाय एडजस्टिंग प्रपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और बाय यूजिंग डिप्रेसेंट। यानी ये स्टेटमेंट ठीक है और ये नाम पता था तो ये भी ठीक है। कब कब डिप्रेसेंट यूज़ करेंगे? जब हमारे दो सल्फाइड ओर आ जाएंगे, PBS, ZNS, कोई भी दो। तो यूजुअली डिप्रेशन क्या यूज़ होता है? NaCN। बहुत सेलेक्टिव होता है, एक को फ्लोथ में जाने देगा, एक को नहीं जाने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल नॉट रिएक्ट विथ थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड मतलब ये बेंजीन है, उसके मैंने ऑर्थो वाला बनाया, ऑर्थोथैलिक एसिड। इसमें H2O रिमूव कर देंगे तो बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। जो थैलिक एनहाइड्राइड है उसको इसके साथ रिएक्ट कराने के लिए कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है और इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो ये आपस में रिएक्शन इतना ईजिली नहीं कर सकते। एसिड होता तो एसिड और अल्कोहल मिलके ईस्टर बना लेते। एसिड होता थैलिक एसिड तो रिएक्शन कैन बी पॉसिबल, पर यहाँ पे एनहाइड्राइड है और ये अल्कोहल, तो रिएक्शन नहीं होगा। अल्कोहल में नहीं होगा, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zn2+ कॉपर, ये वाला पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। सॉल्ट ब्रिज से पहले जो है वो उसका होगा ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन। Zn से Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का। तो हमारा N का वैल्यू क्या आ गया? कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है? 2। N = 2। बताना क्या है? ई सेल। इसको देखते ही दिमाग में क्या आ रहा है? नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या होता है हमारा? ई सेल = E0 - RT NF ln K। तो -RT सबका वैल्यू दे रखा है, कंसंट्रेशन भी दिया है, N का वैल्यू 2 है, हमें बस पुट करना है, वैल्यू आ जाएगा। E0 Zn का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो हमें ऑक्सीडेशन का ही दिया है, तो ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे? 0.76। हमें क्या करना होता है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन का समेशन। यहाँ पे करना है रिडक्शन, दे रखा है ऑक्सीडेशन, तो क्या करना पड़ेगा? वो वैल्यू क्या हो जाएगी? रिवर्स। दोबारा देखें, E0 निकालने के लिए एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ क्वेश्चन में Zn से Zn2+ दे रखा है ऑक्सीडेशन, थैंक यू, डायरेक्टली ऐड कर दिया। कॉपर का चाहिए रिडक्शन, कॉपर टू कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन दिया है, तो रिडक्शन क्या होगा? उसका उल्टा।
उल्टा का मतलब साइन उल्टा, तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ई नॉट क्या होगा, ऐड कर देंगे, ये हो गया 1.1V। जिसको ये वाला पार्ट नहीं भी आता था तो हमें पता है कि ये नॉर्मल गैल्वेनिक सेल है, उसका ये डेटा फिक्स है 1.1V। पुट कर देंगे और ध्यान देखें कि अप्रोक्सीमेशन में क्या आंसर आएगा। थैंक यू। आप लोगों को भी सारे क्वेश्चन दोबारा से करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 27 अगस्त का पेपर डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।